इमरान खान को थोड़ी देर के बाद अदालत में पेश होना है, सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। पेट्रोल 15 रुपए 30 पैसे जबकि डीजल 7 रुपए कुछ पैसे सस्ता किया गया है। इस हुकूमत को बहरहाल शाबाश देनी चाहिए कि उसने ये फैसला किया। फैसल कुंडी के लिए कुंडी लगा दी गई है जो खैबर पख्तूनख्वा का हाउस है इस्लामाबाद में। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी। एक तो ये थी कि पाकिस्तान का सैटेलाइट चांद के मदार में चला गया, चीन के तावन से गया है। IQ-Q कमर ये चांद के गिर्द चांद के मदार में चक्कर लगा रहा है। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद एक और कामयाबी है, वो है फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम। उसका पाकिस्तान की तरफ से कामयाब तजर्बा किया गया है। पाकिस्तान के लिए ये दोनों बड़ी कामयाबियां हैं। पाकिस्तानियों को मुबारक हो। और इसके साथ साथ इस हुकूमत की तरफ से जिससे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी तरफ से पेट्रोल 15 रुपए 30 पैसे जबकि डीजल 7 रुपए कुछ पैसे सस्ता किया गया है। इस हुकूमत को बहरहाल शाबाश देनी चाहिए कि उसने ये फैसला किया। अदरवाइज ये कह सकते थे कि कीमतें बरकरार रखी जाती हैं या कीमतों में थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाता है। बहरहाल हुकूमत की तरफ से आवाम को एक रिलीफ देने की कोशिश की गई है। इस पर हुकूमत को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ अब हुकूमत के करने का काम ये भी है कि हुकूमत ने साथ ये भी कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे की अफवाहें हैं। बिजली की कीमत में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, ये हुकूमत की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही हुकूमत को थोड़ा सा और भी एक्शन ले लेना चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं 15 रुपये और उससे कुछ 15 रुपये 30 रुपये से पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, मिट्टी के तेल की कीमत, पेट्रोलियम की कीमतों में कमी हुई है। तो इसके साथ साथ इसके मुताबिक ही महंगाई में भी कमी होनी चाहिए। रोटी 10 रुपए की हो सकती है, किरायों में 10% 15% कमी हो, बल्कि किरायों में तो आधा किराया होना चाहिए। PIA का ट्रांसपोर्ट का आधा क्यों होना चाहिए, क्योंकि 2-3 मरतबा तेल की कीमतों में कमी हो चुकी है। लेकिन महंगाई यहाँ पे थी, किराए यहाँ पे थे, रोटी की कीमत यहाँ पे थी। रोटी की कीमत, आटे की कीमत में कमी की वजह से कम की गई है, तो अब रोटी की कीमत 10 रुपये तक आ सकती है, किराए आधे हो सकते हैं। हुकूमत थोड़ा सा एक्शन ले ले तो इस पर अमल हो सकता है। आवाम को, आम बंदे को पेट्रोल डलवाएगा, डीजल डलवाएगा, मिट्टी का तेल इस्तेमाल करेगा, यकीनी तौर पर उसको इस्तेमाल करने वाले को फ़ायदा होगा। लेकिन जो लोग ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते उनको फ़ायदा इसी सूरत में हो सकता है कि महंगाई को इसी के मुताबिक, इसी रेशो के मुताबिक कम किया जाए। हुकूमत ऐसा कर सकती है। अब आ जाते हैं दीगर खबरों पर। इमरान खान को थोड़ी देर के बाद अदालत में पेश होना है, सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। पहले तो थोड़ा सा शक था कि इमरान खान को हो सकता है कि वीडियो लिंक के ज़रिए पेश तो किया जाए, लेकिन उसकी समाअत उस तरह से ना हो जिस तरह से पूरी दुनिया देखे। काजी फैसल साहब जिस तरह से लाइव चला देते हैं, अब ये पता चला है कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और इमरान खान जैसे अदालत में पेश होंगे, काजी फैसल साहब बेंच की सरबराही कर रहे होंगे, तो ये लाइव कास्ट होगा। इमरान खान को लाइव दिखाया जाएगा, इमरान खान जो कहेंगे। तो बाकी देखते हैं, थोड़ी देर के बाद ये मामला शुरू होने वाला है। काजी फैसल साहब वहाँ पे उनका क्या कंडक्ट होता है, क्या बिहेव होता है, क्या उनका रवैया होता है, इमरान खान को कितना मौका देते हैं बोलने का। जैसे काजी फैसल साहब कह देते हैं बस बस बस, तो अब देखते हैं कि इमरान खान को बोलने का मौका देते नहीं देते। इमरान खान के हवाले से काजी फैसल साहब वाकई उधार खाए बैठे हैं, क्योंकि जज उमर अरबदयाल की तरफ से कहा गया था कि किसी भी ऐसे केस में जो इमरान खान से मुतल्लक हो, काजी फैसल साहब वो नहीं सुनेंगे, उसमें नहीं बैठेंगे। उसके बावजूद भी, उसके बाद भी काजी फैसल साहब कई केसों में ऐसे के जो इमरान खान के PTI से मुतल्लका थे उन केसों में बैठे और उन्होंने वही कुछ किया जो तहरीक इंसाफ के लिए किसी तौर भी सूदमंद नहीं था। फैसल वावडा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें वो फ़ौज के मामले बने हुए नज़र आए हैं। फ़ौज के हवाले से बात कर रहे हैं कि फ़ौज इस तरह, फ़ौज इस तरह, फ़ौज उस तरह। पाक फ़ौज का आपने देखा होगा कि जब भी ज़रूरत होती है, पाक फ़ौज ने अपनी कोई बात करनी होती है, उसका तर्जमान मौजूद है, DG ISPR मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, वो अपनी बात आप कर सकते हैं। उनको किसी अपने तर्जमान की ज़रूरत नहीं है। पाक फ़ौज को किसी अपने गैर सरकारी तर्जमान की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी को शौक़ हो खुद ही फ़ौज का टाउट बनने का, फ़ौज किसी को टाउट नहीं रखती, फ़ौज के अपने सराय होते हैं। फ़ौज ने जो कुछ यहाँ से हासिल करना हो
मालूमात हासिल करनी हो, जो कुछ भी करना हो, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज के अपने ज़राए हैं, उसने अपने टाउट ऐसे नहीं रखे होते। लेकिन फैसल वावडा जैसे लोग अपने आप को ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हम फ़ौज के तर्जमान हैं, हम फ़ौज के टाउट हैं, हम फ़ौज के लिए काम करते हैं। फ़ौज के लिए हर पाकिस्तानी काम करता है। अगर हमने अपनी फ़ौज के लिए काम नहीं करना तो क्या हमने इंडियन फ़ौज के लिए काम करना है? लेकिन जिस तरह से फैसल वावडा साहब अपने आप को पोज करते हैं, अपने आप को बावर करवाते हैं कि शायद उनको पाक फ़ौज की तरफ से कहा गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए, ये बात कर दी जाए, ऐसा मैं समझता हूँ कि हरगिज़ नहीं है। ये पाक फ़ौज के मामा बनने वाली बात है कि मैं पाक फ़ौज का मामा हूँ, मैं फ़लाँ अदारे का मामा हूँ, ऐसा ही इनकी तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहाँ पे लिखा है कि एक फ़ौजी बॉर्डर पर जान देगा और पाक फ़ौज का क्या काम है, मेरे सपूतों का क्या काम है? अगर पाक फ़ौज के सपूत बॉर्डर पर खड़े होकर जान देने के लिए तैयार नहीं होंगे जैसा कि वो दे रहे हैं, तो आपके वतन का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है? साथ ही फैसल वावडा की तरफ से ये भी कहा गया कि आइन में कहाँ लिखा है कि पाक फ़ौज का तमस्खुर उड़ाया जाए? बिल्कुल कहीं नहीं लिखा। तो ये फैसल वावडा की तरफ से हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आइन में कहाँ लिखा है कि पाक फ़ौज का तमस्खुर उड़ाया जाए। जो भी पाक फ़ौज का तमस्खुर उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, उसके लिए कानून मौजूद है और कानून अपने रास्ते खुद बनाता है। ना सिर्फ खुद बनाता है बल्कि ऐसे लोग जो पाक फ़ौज के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, पाक फ़ौज का तमस्खुर उड़ाते हैं, पाक फ़ौज की किरदार कुशी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती भी रही हैं, हो भी रही हैं। पाक फ़ौज के हवाले से पाक फ़ौज के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो भी पाक फ़ौज के हवाले से कोई मनफी बात करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से कुछ वो ऐसा करते हैं जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, जासूसी करते हैं, तो उनको आप नहीं रखा। किसी को सज़ाए मौत दी जाती है, किसी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, किसी को कोई सज़ा दी जाती है। तो फैसल वावडा की तरफ से कुछ बातें ऐसी की गई हैं जो आम पाकिस्तानी करता है, ऐसा करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से अपने आप को वो पाक फ़ौज का तर्जमान बावर करवा रहे हैं और उनकी तरफ से जिस तरह से अदालतों की किरदार कुशी की जा रही है, वो भी अपने आप को बावर करवा रहे हैं कि मेरे पीछे शायद फ़ौज है। पाक फ़ौज को जजों के हवाले से कोई भी बयानिया बनाने की, उनके ख़िलाफ़ कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वावडा जैसे लोग ये बावर करवाते हैं कि इसके पीछे भी, ये जो बयानिया वो दे रहे हैं उसके पीछे भी शायद फ़ौज है। उन्होंने बाबर सत्तार का नाम लेकर कहा कि उनको 1 साल के बाद याद आया। तो फैसल वावडा साहब ख़ुद भी, इनकी शहरियत दोहरी शहरियत थी, लेकिन ये मुकर गए। इन्होंने कहा कि मेरी अमेरिका की शहरियत नहीं है। लेकिन इसी बिना पर जब इनकी दोहरी शहरियत वाज़ेह हो गई, बिल्कुल साबित हो गई, तो उसके बाद इनको नाअहल करार दे दिया गया था। इसके बाद इन्होंने फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, फिर से सेनेटर बन गए। पहले तो अपने बारे में बताएं कि किस तरह से इन्होंने झूठ बोला था बाबर सत्तार के हवाले से। ये ना जाने के उधार खाए बैठे हैं और ये बाबर भी करवा रहे हैं कि शायद मेरे पीछे अदारे हैं। बाबर सत्तार से या दीगर जजों से वो कोई जवाब मांगना चाहते हैं तो फिर अदालत जाएं, पटिशन दायर करें। आपने ख़त लिख दिया, मैंने ख़त लिख दिया, चीफ काजी फैसल को ख़त लिख दिया, किसी और चीफ को ख़त लिख दिया, किसी और जज को ख़त लिख दिया, और मैं अपने घर पे बैठ गया कि वो मुझे आके वजाहत देगा, मेरे ख़त का जवाब देगा। 22 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हर पाकिस्तानी ख़त लिख दे। तो फैसल वावडा का क्या हैसियत है एक पाकिस्तानी से ज़्यादा, बल्कि एक पाकिस्तानी कहीं ज़्यादा काबिल एहतराम है इस शख्स से जो झूठ बोलता है, जिसने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई और उसके बाद इसकी नाअहली हुई। इससे बाकी पाकिस्तानी कई दर्जे काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, उन पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो सारे के सारे ख़त लिख दें बाबर सत्तार को, दूसरे जजों को, और घर पे बैठ के इंतज़ार करें कि वो मुझे आकर जवाब देंगे, वजाहत करेंगे। इनकी तरफ से जो कोई जजों के हवाले से कहा गया है तो इन पर हो सकता है कि तौहीन अदालत कोई जज लगाने की, कोई कोर्ट लगाने की कोशिश करे, यह इस तरह मामला जाए। तो मैं समझता हूँ कि जजों को ये चाहिए कि इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें ऐसे शख्स को। क्या कहा जाए ऐसे शख्स के बारे में जो जब बात करता है तो उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगते हैं गुस्से से और मुंह से झाग फूटने लगती है। तो ऐसे बंदे के बारे में क्या कहा जा सकता है? बहरहाल जज साहबान को यही तजवीज़ है कि इसको इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें। जो समझ लें कि ये अदालतों का साला है और साले को बहुत कुछ करने की इजाज़त दे दी जाती है, तो फैसल वावडा को ऐसा ही समझ लिया जाए तो बेहतर है। फैसल करीम कुंडी पर इस्लामाबाद में वाक़े KPK हाउस पर दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। यूँ समझ लें कि फैसल कुंडी के लिए कुंडी लगा दी गई है जो खैबर पख्तूनख्वा का हाउस है इस्लामाबाद में। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है
کوئی اور گورنر ہوتا تو اس کے لیے اگر ایسا کیا جاتا تو ہم اس گورنر کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ یہ بالکل غلط فیصلہ ہے، کیونکہ گورنر کا عہدہ آئینی عہدہ ہے، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خیبر پختونخوا کا جو بھی وہاں پہ ہاؤس ہے یا پنجاب کا ہاؤس ہے، پنجاب کے گورنر کو وہاں جانے کی بالکل وہ جا سکتا ہے، جانا بھی چاہیے، لیکن فیصل کریم کنڈی اس کے لیے اگر دروازہ بند کیا گیا ہے تو بالکل درست کیا گیا ہے، کیونکہ فیصل کریم کنڈی اپنا الیکشن ہار گئے تھے، ہارے ہوئے بندے کو آپ کس طرح سے گورنر لگا سکتے ہیں؟ ایسا ہی فارم 47 کے ذریعے جو لوگ وزیر بنے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں، وزیر اعلیٰ بنے ہیں، کسی بھی عہدے پر گئے ہیں، ان کے لیے بھی ایسی ہی کنڈیاں لگائی جانی چاہیے، لیکن کنڈیاں لگانے والے اگر جرت مند ہیں، اگر ان میں اتنی طاقت ہے تو وہ کنڈیاں لگا سکتے ہیں، جیسا فیصل کریم کنڈی کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ وہ جیسے ہی گورنر بنے، ان کو تو چاہیے تھا کہ ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے گنڈا پور کے ساتھ رابطہ کرتے، لیکن ان کی طرف سے پہلے دن ہی دھمکیاں دینا شروع کر دی گئیں۔ ان کی دھمکیوں کے جواب میں پھر یہاں تک بھی کہہ دیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں جس طرح سے گنڈا پور حکومت چلا رہے ہیں وہاں پہ گورنر راج لگا دیا جائے گا، تو اس کے جواب میں گنڈا پور کی طرف سے جو کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم پھر گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے۔ اس پر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ میں آپ کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا، میں آپ کو اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا فیصل کریم کنڈی نے کہ ان کا مینڈیٹ اگر چوری ہوا تو خیبر پختونخوا میں ہوا، لیکن وہ چیخیں سندھ میں مار رہے ہیں۔ ان کو خیبر پختونخوا کا جو اسلام آباد میں ہاؤس ہے اس میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو بیرسٹر سیف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ٹھہرنا ہے، اگر آپ کو اسلام آباد میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ کے لیے سندھ ہاؤس موجود ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سندھ میں چیخیں مار رہے ہیں، تو سندھ کے ساتھ ان کو زیادہ وابستگی ہے۔ اور سندھ میں پنجاب کے لوگ بھی موجود رہے تھے جب عدم اعتماد عمران خان پر لائی جا رہی تھی، تو ان کو راستہ دکھایا گیا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ سندھ ہاؤس میں جا کر قیام کیا کریں۔ تو ایسے گورنر کے لیے بالکل درست فیصلہ کیا گیا ہے جس کا مینڈیٹ بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کو گورنر بنایا جائے، لیکن زبردستی اس کو لا کر بٹھا دیا گیا، اور وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انتخابات پھر سے کروائے جائیں۔ کیوں انتخابات کروائے جائیں؟ مولانا صاحب ہار گئے تھے اس لیے انتخابات کروائے جائیں، دھاندلی ہوئی تھی اس لیے انتخابات کروائے جائیں۔ جس کا مینڈیٹ ہے فارم 45 کے مطابق اس کو مینڈیٹ دیا جائے، دوبارہ انتخابات کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان میں کیا کوئی جان ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا مطالبے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ درست مطالبہ ہے، اس میں کوئی جان ہے، یا مولانا فضل الرحمان کا یہ مطالبہ بے جان ہے اور پیالی میں ایک طوفان ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے مطالبہ آ گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات میں دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے، بلکہ مینڈیٹ جس کا ہے اسی کو مل جائے تو بہتر ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان اس پر آتے ہیں؟ اگر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جن سیٹوں پر دھاندلی ہوئی ہے، جن پر وہ کامیاب تھے، ان کے حوالے کر دی جائیں۔ بس اللہ خیر صلاح، تو دوبارہ انتخابات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگلے ویلاگ میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اسلام آباد میں عمران خان کو پیش کیا گیا ہے تو وہاں پہ کیا کچھ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے کبھی وطن فروش ہوا کرتے تھے، آج حکومت آ گئی ہے ادارہ فروشوں کی۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سارے ادارے فروخت کر دیے جائیں گے، وہ منافع میں جا رہے ہیں یا خسارے میں جا رہے ہیں، تو وطن فروشوں سے ادارہ فروشوں تک اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔